हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। तो अगर बात करें पति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पति शब्द का अर्थ होता है ख्याल रखने वाला। ठीक है, यानी कि पत्नी का जो ख्याल रखता है वही पति कहलाता है। तो राष्ट्रपति शब्द का अर्थ क्या होगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जो राष्ट्र का ख्याल रखे वो राष्ट्रपति कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उसका हेड कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से राष्ट्र का जो ख्याल रखता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो संविधान के द्वारा प्राप्त होगा, आर्टिकल के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कैसे पता चलेगा, उसके परिवार के द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा या उसके सगे संबंधियों के द्वारा। ठीक ना, तो उसी तरह से राष्ट्रपति के बारे में भी जानकारी जो है आर्टिकल किसमें है और भाग संख्या किसमें है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें राष्ट्रपति की, तो ये संविधान के भाग 5 में इनकी चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद इसमें कितना रहता है, भाग 5 में अनुच्छेद रहता है आपका, यानी कि आर्टिकल 52 से 151 रहता है। इसमें सभी और सब भी बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्लियामेंट जितने भी आ जाता है ये सब इस भाग 5 में ही आ जाता है। तो अगर बात करें कि अनुच्छेद कितना होता है राष्ट्रपति का, तो 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है वो 52 से 61 तक रहता है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो। और बीच बीच में तो आता ही रहता है, उसका मेन अगर फोकस करें तो इसका रहता है आर्टिकल 52 से 61। तो अब चलिए आर्टिकल को देखते हैं कि 52 में क्या रहता है। आर्टिकल 52 में क्या रहता है, तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है आर्टिकल 52 में। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, तो राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन से लाया गया, यानी कि जिस तरह से ब्रिटेन में राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है वही भारत में भी होता है। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से, यानी कि यूके से। अब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी नागरिक जो है ना किसी भी विदेश में जाता है ना, तो उसकी गारंटी कौन लेता है, उसका गारंटर कौन होता है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है। कहीं पे भी आप विदेश में जाते हैं तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, तो उसका गारंटर कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। बस एक ही लेकिन राष्ट्रपति को अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो वो खुद का गारंटी लेता है, उसको किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाकी पीएम हुआ या जितने भी लीडर्स हुए उसके गारंटर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उन लोगों को भी पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो ये पद की चर्चा हम लोगों ने देखा। 53 में क्या है, 53 में है कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव का प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान। अब ये औपचारिक प्रधान क्या है, यानी कि वास्तविक जो शक्तियां होगी ना वो पीएम के पास होगी, यानी कि प्रधानमंत्री के पास होगी, लेकिन नाम मात्र का जो सिग्नेचर होगा किसी भी बिल में, यानी कि कोई भी कानून बन रहा है, महिला से रिलेटेड किसी भी तरह का कानून बन रहा है या SC ST से रिलेटेड किसी भी तरह का कानून बन रहा है, तो उसको कानून बनाने में जो अंतिम हस्ताक्षर होगा, अंतिम जो सिग्नेचर होगा ना वो राष्ट्रपति का होगा। जैसे कि NRC ही आया तो उसमें का जो अंतिम हस्ताक्षर जो होगा, सिग्नेचर जो होगा वो राष्ट्रपति का ही होगा, तभी वो कानून बनेगा, ऐसे नहीं तो वो विधेयक कहलाएगा। संसद द्वारा पारित हो गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये और वो किसके कहने पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, वास्तविक शक्तियां जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास होता है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही सिग्नेचर करता है। तो वास्तविक प्रधान कौन होगा, औपचारिक, यानी कि एग्जीक्यूटिव का औपचारिक प्रधान कौन होगा, तो प्रेसिडेंट होगा। जैसे कि आप ऐसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में है, आपको सपोज कि आपको गोवा घूमने जाना है, तो आप किसको मनाएंगे, आप घर में मम्मी को मनाएंगे, और अगर मम्मी मान गई ना तो पापा तो मुहर लगा ही देंगे, है ना। तो पापा क्या है, प्रेसिडेंट है, नाम मात्र के बस मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। अगर मम्मी भड़क गई ना तो समझिए कि आपका गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो ही जाएगा। और इस तरह से दैनिक जीवन में तरह तरह के एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर कोई विवाहित महिला है, अगर वो कहीं घूमना जाना चाहती है या कहीं मायके ही
जाना चाहती है तो किसको वो रजा पहले किसको मनाएगी? वो अपने हस्बैंड को मनाएगी। अगर हस्बैंड मान गए ना तो फिर जो फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है उनका बस नाम मात्र का मुहर लग जाता है कि हाँ जाओ। अगर हस्बैंड नहीं माना तो समझ सकते हैं कि वास्तविक पावर किसके पास है? हस्बैंड के पास, और इसमें किसका है? मम्मी के पास होता है। उसी तरह से वास्तविक पावर अगर स्टेट में हम बात करें, देश में बात करें तो किसके पास रहेगा? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन जो नाम मात्र का मुहर मारने का जो काम करता है कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें आर्टिकल 54 की, तो इसमें क्या है? आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होगा। तो इसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे और इसका अगर डिटेल में हम लोगों को देखना होगा तो इसको अलग एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो निर्वाचन कैसे होता है? आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई है। तो निर्वाचन जो होगा वो किस तरह से होगा? जैसे कि स्टेट में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो होगा ना, केंद्र में जो होगा एक पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट में है विधानमंडल। विधानमंडल में कितने हैं? विधान में एक है विधानसभा असेंबली और एक है विधान परिषद, ठीक है। तो इसमें भाग कौन लेंगे? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो पार्लियामेंट के दोनों सदन के जितने भी मेंबर है वो भाग लेंगे। उसके बाद जितने भी मेंबर, कहने का सेंस है निर्वाचित मेंबर, जो मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो मेंबर कभी भी भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। जो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट द्वारा 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन है? जो यूरोप से जितने आए थे, डच आए थे या अंग्रेज आए थे या पुर्तगाली आए थे या फ्रांसीसी आए थे, उनके वो आए थे इंडिया में, और उन्होंने क्या किया? अपने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह किया या शादी किया, और उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए वही एंग्लो इंडियन कहलाए। तो ये सारे कौन कहलाएंगे? एंग्लो, वो जो यूरोप से आए हुए थे। तो वही एंग्लो इंडियन को क्या लोकसभा में नियुक्त किया है। 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, जो कि अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया है क्योंकि एंग्लो इंडियन उतने बचे नहीं है। उसके बाद 12 ऐसे मनोनीत सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है जो कला, संस्कृति और विज्ञान से आते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये इन 12 और 2 14 को छोड़ के बाकी सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। उसके बाद कौन भाग लेता है? स्टेट में बात करें तो स्टेट में विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेगी। कुल विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है। और बात करें तो विधान परिषद जो है अभी सभी राज्यों में नहीं है, जिस कारण से विधान परिषद भाग नहीं लेती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखें तो मोटे तौर पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा, इसमें इनडायरेक्टली चुनाव होता है, डायरेक्टली नहीं। हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? एमपी और एमएलए को चुनते हैं और क्या करते हैं? उसको भेजते हैं, और वो जो मेंबर है ना, एमपी और एमएलए, वो लोग फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली चुनाव होता है, ठीक है। जैसे कि अगर इस मार्कर को मुझे क्या बोले, सुरेश को पहुंचाना है। जैसे इस मार्कर को मुझे सुरेश के पास पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट सुरेश को नहीं दूंगी। किसको दूंगी? मैं पूजा को दे दूंगी, और पूजा क्या करेगी? वो सुरेश के पास देगी। तो ये इनडायरेक्टली पहुंचा, ठीक है। उसी तरह से इनडायरेक्टली ये चुनाव होता है। हम क्या करते हैं? एमपी एमएलए को चुनते हैं, और एमपी एमएलए जो होता है वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। कौन कौन भाग ले रहा है? राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य में जो है विधानसभा यानी कि असेंबली है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब चुनाव जो होता है वो कैसा होता है? अनुपातिक प्रणाली में होता है। अनुपातिक प्रणाली इन द सेंस कि सभी को वोट देना पड़ता है वरीयता के क्रम में। जैसे कि अगर कोई 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोगों को किसी एक को, चारों में से किसी एक को वोट नहीं देना है, हम लोगों को उन चारों में से सबको वोट देना है, वो प्रायोरिटी वाली। जैसे कि आप देखते होंगे कि बचपन में जो होता है ना, आप जब होमवर्क करके लाते हैं, बहुत सारे जब होमवर्क करके ले जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो किसी को एक्सेलेंट मिलता है, तो किसी को वेरी गुड मिलता है, तो किसी को गुड मिलता है ना। तो उसी तरह से हम लोगों को 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो हम लोगों को वरीयता के क्रम में उनको वोट देना है। मान लीजिए कि मुझको ABCD उम्मीदवार खड़े हैं।
अब किसी को बी फर्स्ट नंबर पे अच्छा लग सकता है, कोई फर्स्ट जो है एक्सीलेंट दे सकता है बी को, कोई ए को दे सकता है, कोई फिर सी को दे सकता है। ऐसे वरीयता मेरे हिसाब से ए सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए होगा। ऐसे करके मैं चारों को वोट दूंगी, ठीक है, वरीयता के क्रम में। जैसे उसी तरह से किसी और का पसंद अलग अलग होगा, तो इस तरह से जैसे कि सबका अलग अलग है। मान लीजिए कि होमवर्क किसी कोई दूसरा टीचर आया तो उसको किसी जिसने एक्सीलेंट कोई एक जो सुरेश है उसको कोई हिस्ट्री के टीचर ने उसको एक्सीलेंट दिया, और वहीं ज्योग्राफी का टीचर आया उसी चीज को देखा तो बोला नहीं ये एक्सीलेंट पाने का हकदार नहीं है, मैं रमेश की जगह रामू को दूंगा एक्सीलेंट। तो इस तरह से वोट वरीयता के क्रम में सबको दी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक को वोट देके चलते बने, सबको दिया जाएगा वोट। हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रणाली। उसके बाद एकल संक्रमणीय क्या होगा, अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय वोट दिया जाता है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में। एकल संक्रमणीय में क्या होता है कि जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है प्रथम चरण में, यानी कि नंबर 1 पे कोई इंसान जो है, कोई जो मेंबर है कि कितने जन को ABCD में कितने जन को नंबर 1 पे लोगों ने रखा है, तो अगर निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, टाई हो जाता है, तो उस समय जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसके वोट को लेके इक्वल पार्ट में दोनों बराबर भागों में बांट दिया जाता है जो और बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें, तो उसी को एकल संक्रमणीय कहते हैं। इसका निर्वाचन का जो अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो हम आगे बढ़ते हैं आपका 54 के बाद 55 में। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोटा की बात की है कि न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो न्यूनतम कोटा होगा वो 1/6, यानी 1/6 वोट अगर नहीं लाता है राष्ट्रपति तो वो राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा, उसके वोट की गिनती नहीं होगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या होगा ना, 15,000 रुपया जो है राष्ट्रपति जो है जमा करता है RBI में, और अगर वो उससे न्यूनतम 1/6 वोट से कम पाया जाता है ना, अगर वोट उसका कम रहता है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। और एक इंसल्ट की बात होती है कि एक जैसे कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए एक पासिंग मार्क्स होता है ना, तो अगर पासिंग मार्क्स भी आप नहीं ला पाए ना तो ये शर्म की बात हो जाती है ना, उसी तरह से पासिंग मार्क्स है 1/6 जो है राष्ट्रपति का पासिंग मार्क्स है, ठीक है। मिनिमम वोट लाना ही पड़ता है, अगर इससे कम आएगा ना तो जो जमानत राशि होता है 15,000 रुपया उसको जब्त कर लिया जाता है। तो ये किस में चर्चा है इसका 55 में चर्चा है। उसके बाद 56 में क्या रहता है, 56 में रहता है आपका कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का रहेगा, ठीक है, 5 साल का इसका कार्यकाल रहता है। और इसके बाद बात करें तो अगर कार्यकाल के दौरान अगर कुछ भी घटनाएं हो जाती है ना, तो मृत्यु हो जाता है या कुछ त्याग पत्र देता है, तो या अवैध तरीके से अगर वो राष्ट्रपति बना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट उस पद को संभालेगा, राष्ट्रपति के पद को। उसके बाद अगर बात करें तो 56 हो गया। 57 में क्या रहता है, तो 57 में आपका रहता है दोबारा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। अगर वही राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति एक ही बार नहीं रह सकता है, दोबारा मन करे तो दोबारा वो भी निर्वाचन हो सकता है। तो दोबारा निर्वाचन की बात किस आर्टिकल में कही गई थी, 57 में। उसके बाद आपका आ जाता है 57 के बाद 58, दोबारा निर्वाचन की बात के बाद 58 में किस आर्टिकल की चर्चा की गई है, ये आ गया है योग्यता के बारे में। 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई विदेशी है ना, तो अगर विदेशी जो है वो अपने देश का नागरिकता समाप्त करके अगर इंडिया का नागरिकता लेना चाहता है तो वो भी इस कंडीशन में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद ये उसका जो क्या होना चाहिए, 50 लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता होना चाहिए, मतलब 25 साल उसकी लोकसभा के सदस्य बनने योग्य उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए और 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो ये इस तरह का अगर रूल रहेगा तो इस तरह से कोई भी रिक्शा छाप या रोड छाप जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है ना। इसलिए ये जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रहेंगे, यानी कि सांसद से 50 ऐसे सांसद होंगे जो आपकी सिफारिश लेके जाएं कि हाँ ये इंसान जो है राष्ट्रपति बनने योग्य है और इसको
इसका सिफारिश करने, तो वो प्रस्तावक है। 50 ऐसे सांसद होने चाहिए राज्यसभा और लोकसभा से जो जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो है कैंडिडेट्स, इसको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। उसके बाद 50 जो है ये प्रस्तावक है और 50 अनुमोदक यानी कि अप्रूवल, सपोर्ट में जो खड़े होने चाहिए वो भी 50 अलग से, ऐसा नहीं कि वो उसी में से 50 और 50 अलग चाहिए, यानी कुल मिला के 100 सांसद का सपोर्ट में एक ठो 50 ये प्रस्तावक और एक 50 जो होगा अनुमोदक जो है सपोर्ट में रहना चाहिए। मतलब हाँ हो जाए ना कि हाँ मान लो कि कोई आपका जो है तारीफ कर रहा है कि हाँ कोई इंसान है, नहीं वो इंसान जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसा करके 50 इंसान ऐसा होना चाहिए। उसी तरह से आपका सपोर्ट में और 50 होना चाहिए कि हाँ सही बोल रहे हो, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये सही में बहुत अच्छा इंसान है। उसी तरह से तो ये मेंबर जो होना चाहिए वो सांसद होना चाहिए ये पार्लियामेंट का, ठीक है, तब जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। इसलिए इसको टफ बनाया गया ताकि कोई भी आके प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये हो गया 58 में। 59 में क्या है, कंडीशन बताया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी जो है कोई भी इंसान दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब कि बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ इंसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति बन जाएगा तो वो तो देश को बेच देगा, है ना। फिर पागल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, वो ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसमें क्या था, सदस्य बनने योग्यता रखता हो, ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने योग्यता की बात की, रखता हो, है नहीं, और सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, तभी जाके लाभ का पद यही कहलाता है सरकारी जॉब। यानी कि अपने कोई नेता है तो वो लाभ का पद नहीं है, और मतलब सरकारी जॉब में है तो आप उसको पद को त्यागेंगे तब जाके आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपका कौन कहता है, आर्टिकल 59 कहता है। और फिर 60 में क्या है, शपथ की बात की गई, यानी कि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किसमें की गई है, 16 में, आर्टिकल 16 में, ठीक है। उसके बाद शपथ कौन दिलाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मुख्य न्यायाधीश होंगे ना वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं हुए तो जितने और जो है ना 34 में तो जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं अगर है तो उस कंडीशन में 33 जितने भी न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिला सकते हैं। उसके बाद 61 में क्या है, महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग क्या है, जब किसी बड़े पद पर, अगर किसी बड़े पद पर कोई व्यक्ति है उसको अगर किसी प्रोसेस से हटाया जाता है, जिसका अगर कोई अवैध तरीके से बैठ रहा है, कुछ उसके बारे में पता चलता है कि हाँ ये कुछ गलत कर रहा है, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है वही महाभियोग। तो महाभियोग जो रहता है वो लागू होता है, ठीक है, किस पे, राष्ट्रपति पर 61 में। अब महाभियोग के प्रोसेस में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे इसका एक अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बाद आज के वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें महाभियोग लगता है, तो महाभियोग कैसे स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। अब महाभियोग में देखें तो यहाँ उस इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य के जो असेंबली था यानी कि विधानसभा था उसने भाग लिया था, लेकिन इसमें भाग नहीं लेगा। महाभियोग के टाइम में ये भाग नहीं लेगा। और इसमें कौन कौन से भाग ले सकते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, और इसमें सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य सभी भाग ले सकते हैं ये महाभियोग के प्रोसेस में, जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब तो वो मनोनीत कर दिए ना, उनका निकालने का टाइम है, तो निकालने के टाइम में वो अपना आराम से वोट देके उनको निकाल सकते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं, जो राज्यसभा में 12 हैं और जो एंग्लो इंडिया में 2 हैं, वो एंग्लो इंडिया वाले तो अभी फिलहाल खत्म हो गए हैं, तो वो जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे स्टार्ट होगा महाभियोग। जैसे पता चले कि राष्ट्रपति जो है किस पे महाभियोग कब लगेगा, जब राष्ट्रपति जो है क्या करे, किसी विदेशी देश के प्रभाव में आ जाए, जैसे कि तारीफ करने लगे पाकिस्तान का फेवर करने लगे, कोई बहुत ज्यादा दूसरे देश का ज्यादा तारीफ सपोर्ट में चल जाए, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, महाभियोग के लागू किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन क्या हुआ, जब संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा हो, यानी मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान रहा हो, राष्ट्रपति उसके अंतर्गत काम नहीं कर रहा होगा, उस कंडीशन में जो है महाभियोग लाया जा सकता है। तो महाभियोग लाने का जो प्रोसेस है वो कैसे, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी सदन से महाभियोग, लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा से महाभियोग स्टार्ट करना है, तो लोकसभा से स्टार्ट करने के लिए 1/4 यानी 1/4
यानी कि लगभग 25% वोट की जरूरत पड़ती है। 25% वोट की जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए महाभियोग को। और जब स्टार्ट हो गया ना, प्रस्ताव जो है स्टार्ट हो गया शुरू करने के लिए, तो उसे पारित करने के लिए फिर लोकसभा से ही 66% यानी 2/3 66% और वोट की जरूरत पड़ता है ताकि प्रस्ताव को पारित किया जा सके और दूसरे सदन में भेजा जा सके, यानी कि राज्यसभा में भेजा जा सके। जब 66% वोट मिल जाता है, यानी कि 2/3 और वोट मिल जाता है लोकसभा से, तब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है कि मतलब मेंबर जो है सहमत हो जाते हैं कि वाकई में जो है, बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि हाँ वाकई में जो है राष्ट्रपति ने कुछ गलत किया है, तो ये पारित किया जाता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पारित करने से पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है कि देखिए आप पे महाभियोग लागू हो चुका है। अब 14 दिन के अंदर आपको जो करना है, अपने लिए वकील रखना है, अपने बचाव पक्ष करना है, जितना भी बचाव करना है आप कर सकते हैं। तो 14 दिन बाद क्या किया जाएगा, राज्यसभा में ये पारित कर दिया जाता है। अगर राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो भी 2/3 से यानी कि लगभग 66% वोट दे देते हैं राष्ट्रपति के अगेंस्ट, तब वो क्या किया जाएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपने पद त्याग देने पड़ेंगे। त्याग से उनके पद को हटा दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा उस पद से, उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के पद से। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। कब स्टार्ट करने के लिए, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। ये राज्यसभा से भी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए कितना, 1/4 वोट की जरूरत होती है। पारित करने के लिए 66% यानी 2/3 की वोट की जरूरत होती है। फिर अगले सदन में भेजने से पहले किससे करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा ताकि वो अपना बचाव कर सके। उसके बाद ये राज्यसभा में भी, अगर राज्यसभा से पारित किया गया तो लोकसभा में अगर आएगा तो फिर क्या हुआ, फिर 66% वोट मिल जा रहा है तो वो हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति पद से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। अगर क्विक रिवीजन बात करें तो अभी क्विक रिवीजन करेंगे और बात करें कि अब बचता क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्तियां हुआ, इमरजेंसी पावर होगा, उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को खत्म करें उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 52 से 61 तक राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। तो 52 में क्या रहता है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। 53 में क्या रहता है, कार्यपालिका का प्रधान होगा। 54 में क्या रहता है, निर्वाचन यानी इलेक्शन की बात की गई है राष्ट्रपति का। 55 में क्या रहता है, न्यूनतम कोटा की बात की गई है जो कि 1/6 होना चाहिए। उसके बाद 55 के बाद 56 में क्या रहता है, 56 में रहता है कि कार्यकाल, उसका कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल। उसके बाद 56 के बाद 57 में क्या रहता है, तो 57 में रहता है कि अगर दोबारा निर्वाचन जो होता है कैसे होगा राष्ट्रपति का। 57 में क्या रहता है, 57 ये निर्वाचन का था, उसके बाद दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या रहता है, तो 58 में रहता है कि उसकी योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। 59 में क्या रहता है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कंडीशन क्या क्या शर्त रहता है, तो वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। फिर 60 में क्या रहता है, शपथ की बात की गई है। और फिर 61 में महाभियोग की बात की गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।